नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि इस चैनल के लिंक्स को क्लिक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको सर्कुलेट करें, ताकि लोगों को पता चले कि जनगणमन 24/7 किस तरीके का कंटेंट, किस तरीके के प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आता है। क्योंकि हमारा एक ही उसूल है, सच्चाई, निष्पक्षता, उसके साथ खड़े होकर बोलना और उसको समझाना कि आपके लिए क्या सही है, संविधान के लिए क्या सही है। उन्हीं बातों को हम आपके बीच में रखते हैं। अब आपने देखा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेस में, संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया, लेकिन वक्फ वक्फ को लेकर विरोध प्रदर्शन तमाम जगह पर हो रहा है। और यूपी में तो बिल्कुल हद ही हो गई कि जिसने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, उनको नोटिस पहुंच गए। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक माइनॉरिटी समुदाय के एक फंक्शन में वो बोल रही थी और उन्होंने कहा कि बंगाल में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लागू नहीं किया जाएगा। यानी कि अभी तो प्रेसिडेंशियल उसको असेंट मिल चुकी है। उन्होंने ये कहा कि वक्फ कानून को हम पश्चिम बंगाल में पारित नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देखिए बॉर्डर पर क्या हो रहा है, और एक ऐसे समय में ऐसे बिल को पारित करना, यानी कि सरकार विभाजन की तैयारी में है और ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। तो क्या आज ममता बनर्जी ने चुनावी बुगल फूंक दिया है और बीजेपी को बता दिया है कि आप बंगाल से बाहर ही रहेंगे, और वक्फ, क्या वक्फ कानून एक बड़ा रैलिंग पॉइंट चुनाव में बन सकता है? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता शुभांकर भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं। शुभांकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल शुभांकर यही है कि दीदी का ये कहना कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून नहीं लागू होगा, क्या ये एक बड़े आंदोलन और क्या ये एक बड़े चुनावी बुगुल आज उन्होंने फूंक दिया है? नीलू जी, सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा कि इन सब बातों से चुनाव को फिलहाल हम लोग बात को दूर रखते हैं। चुनावी बिगुल तो उस दिन से फूंक चुका है जब से बीजेपी ने यहाँ पे पांव रखा है, क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी से लड़ रहे हैं जो 24 घंटे 30 दिन 12 महीना हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। तो मेरे ख्याल से उसको काउंटर करने के लिए अगर कोई पार्टी अगर हमेशा अपने आप को चुनाव के हिसाब से तैयार रखे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब आते हैं मुद्दे पर कि वक्त बिल के साथ ये जो कहा जा रहा है, क्या दीदी का ये कहना, दरअसल नीलू जी, सच बात कहूं तो ये बहुत दुखद है कि जब एक केंद्र में कानून पारित होता है और उसको लेकर राज्यों में शंकाएं जब पैदा होने लग जाती हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर केंद्र का कोई कानून है तो वो कानून है साहब, उसको लागू होना चाहिए हर जगह। लेकिन कानून भी तो ऐसा हो कि जिस जो सबसे पूछ करके, जिनके भले के लिए आप कह रहे हो, आपने क्या उनको अपने साझेदारी में लिया? क्या आपने उनसे अपना पक्ष साझा करने का मौका दिया? यहाँ तो जो व्यक्ति अपना पक्ष रखने जाता है उसके मुंह में या तो माफ करिएगा, मुझे शायद मैं अपनी भाषा को जितना शालीन रखते हुए कह सकूं, मैं उतना वैसे ही बताऊंगा, तो किसी को मूल्य दे दिया जाता है तो किसी का मूल्य कहीं और लगा दिया जाता है। जो समझदार व्यक्ति हैं वो समझ जाएंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आज के दिन में जो एजेंसीज काम कर रही हैं वो ऐसे ही नहीं काम कर रही साहब। उन सब के पीछे, और मूल्य का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता। वो अलग बात है कि किसी जज के नहीं, घर वो में तो से ठीक है। पैसा पकड़ा जाता है, वो दूसरी बात है। मैं उसको नहीं इतने कम समय में नहीं, उठाऊंगा, लेकिन लेकिन जी। शुभांकर, लेकिन ममता बनर्जी का इस बात को लेकर ऐलान करना कि वक्फ कानून वो नहीं इम्प्लीमेंट करेंगी पश्चिम बंगाल में, ये कितनी बड़ी एक रिलीफ है पश्चिम बंगाल के उन तमाम माइनॉरिटीज के लिए, और क्या ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है? नीलू जी, मैं एक बात बहुत साफ तरीके से कह दूं कि देखिए, एक बात साबित हो चुकी है पिछले चुनाव में, 2024 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि 2019 में ऐसा हुआ था कि बीजेपी ने यहाँ काफी सीटें जो यहाँ से निकाली थी, तो उनका पश्चिम बंगाल में उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था। अब जो 2024 में हुआ, वापस जो दीदी ने अपनी ताकत यहाँ पे जब दिखाई, तो एक बात समझ में आ गई कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो अन्य देश के अन्य राजनीति से बहुत अलग है। यहाँ पे एक माइनॉरिटीज का से है
बात ये नहीं है, सही गलत की बात बहुत बाद में है, उसको लेकर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एंड आई एम नो वन टू एक्चुअली जज ऑन दैट। लेकिन एक बात है कि उनका से है, अगर वो 33% जैसा दीदी कहते वो मान लेते हैं, या बीजेपी 28% कहती, किसी चीज को भी मान लेते हैं, तो पहली एक बात कि सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट से कोई भी यहाँ पे चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन उसके बावजूद अगर दीदी चुनाव जीत रही हैं, तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि माइनॉरिटी के साथ साथ मेजॉरिटी वोट्स भी उनके लिए कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस बात का, ये अपीजमेंट वाली बात तो खत्म। अब आते हैं बात पर, क्या वक्फ बिल को रोकने से क्या ये माइनॉरिटी अपीजमेंट हो रहा है? सीधी सीधी सी बात है, हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। लेकिन सवाल ये है कि माइनॉरिटीज के लिए लाया गया बिल, ये तो प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज के भले के लिए किया गया है, तो क्या उसको माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं कहेंगे? लेकिन एक चीज यहाँ पे यही है कि क्या आपने उनसे उनका जो अपना जो उनका जो ख्याल है, उनके जो प्रस्ताव हैं, क्या उसको आपने शरीक किया? क्या उनको आपने साझा करने का मौका दिया? वो नहीं दिया गया। चर्चाएं आजकल होनी बंद होगी नीलू जी, बहुत दुख की बात है, क्योंकि संसद में आजकल हम लोग को निंदाएं सुनने को मिलती हैं, चर्चा सुनने को नहीं मिलता। इसका जो ये स्टेटमेंट है, इसका पॉलिटिकल इंपोर्ट क्या है? ममता बनर्जी का ये कहना कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून इंप्लीमेंट नहीं होगा। मैं माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस शुभांकर क्या है आपके हिसाब से? नीलू जी, ये तो मैंने साफ तरीके से कह दिया कि अगर आप पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, तो जो 33% की बात हो रही है वो माइनॉरिटीज हैं, जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी कम से कम कोई सुन तो रहा है। इस स्टेटमेंट से हम क्या माने कि ममता बनर्जी को 33% पॉपुलेशन का वोट अभी ही मिल गया, चुनाव घोषणा नहीं हुई लेकिन 33% को वो जीत गई है बात कह के। ना ना ना, मैं इस बात को नहीं मानता, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता। ये हो सकता है कोई और नेता कोई कहीं से कहे, कोई जोर से बता सके, मैं इस बात को नहीं मानता। हर एक चीज पर अपीजमेंट काम नहीं करती। अगर काम किया होगा तृणमूल ने, तो तृणमूल आएगी, नहीं काम किया होगा तो बाहर फेंकेगी। यहाँ की जनता बेवकूफ नहीं है। एवरेज बंगाली वोटर ओवर हियर इज एजुकेटेड, शिक्षित है, उनको पता है आगे आने वाले समय में उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर एक पक्ष में नहीं नीलू जी, एक बहुत जरूरी चीज है, मैं पहले उस बात को कह दूं, अगर इसमें माइनॉरिटी अपीजमेंट दिख रहा होगा ना, तो मैं आपको बता दूं उसमें ममता बनर्जी के लिए हानि ज्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 30% के लिए कोई 70% को नाराज कर दे? हो सकता है कि कौन बेवकूफ इस बात को कहेगा, मैं मान ही नहीं सकता। लेकिन यहीं पे बात ये आती है कि बंगाल की जनता इस बात के लिए बहुत समझदार है कि यहाँ पे डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है, और जब डिवाइड क्रिएट होता है, अगर उसके खिलाफ अगर आंदोलन छेड़ना गलत नहीं है, वो चाहे किसी भी मामले में हो। जी, आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। मैं ये पूछ रही थी कि इसका पॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस है, और अब बाकी पार्टीज इसको लेकर कैसे रिएक्ट करेंगी, क्योंकि वक्फ बिल पर तो मैंने देखा है कि सभी विपक्षी पार्टीज ऑलमोस्ट एक ही पेज पर है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे तेजस्वी यादव ने भी यही कहा कि देखिए अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये वक्फ बिल कूड़ेदान में डाल देंगे। ये बात तेजस्वी यादव ने भी कही। तो वक्फ बिल अमेंड नहीं होगा, वक्फ कानून अमेंड नहीं होगा, इस बात को ममता बनर्जी ने आज एक माइनॉरिटीज के फंक्शन में कहा है। अब इसको किस तरीके से लिया जाए? चुनाव की तैयारी तो है ही, ऐसा मतलब इसको चुनाव से अलग करके तो हम नहीं देख सकते ना इसको। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप उसको जैसे चाहे देख सकते हैं नीलू जी, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ दो चीजें हैं। जो आपने कहा कि एक ये आंदोलन छिड़ जाना, तो क्या ये आंदोलन नहीं छिड़ना चाहिए? पहली एक बात ये है, वक्त बिल को रख दिया गया, उसको पारित कर दिया गया, ठीक है, दोनों ही सदनों में जो है बीजेपी के नंबर अच्छे, तो रख दिया गया। आपने भी कहा कि अन्य पार्टियों का पक्ष, देखिए उससे मैं अगर पश्चिम बंगाल की बात करूं तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता। आज के दिन में भाई कांग्रेस इररिलेवेंट हो चुकी है यहाँ पे, आज के दिन में कम्युनिस्ट का भी बहुत ज्यादा कोई होल्ड नहीं है, तो रह गई सिर्फ दो ही पार्टियां। आप बात या बीजेपी की कर सकती हैं या तृणमूल की करें, बाकी पार्टियों की बात करके आपका भी समय खराब होगा, मेरा भी समय खराब होगा। तो मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि इन दोनों पार्टियों के बीच में क्या होने जा रहा है। अगर बीजेपी इसको हिंदू मुस्लिम करार देने में अगर सक्षम रहती है, तो ठीक है, तो यहाँ पे बीजेपी का रूल आएगा। और अगर दीदी इस बात को बरकरार रख सकती हैं कि ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, ये जनता की लड़ाई है, मैटर यहाँ कोई एक माइनॉरिटी को लेके सिर्फ नहीं आता है, मैटर ये आता है कि बंगाली को लेके, यहाँ का मुसलमान भी हिंदी नहीं बंगला बोलता है,
उसकी भाषा हमारे से मिलती जुली होती है, उसका जो धंधा होता है वो हमारे धंधे से मिलता हुआ होता है। एक व्यक्ति साड़ी बनाता है तो दूसरे साड़ी पे रंगाई करता है, और दोनों को मिला के एक साड़ी बनता है, वो जाके बाहर बिकता है, आप ढाकाई कह के उसको पहनती है। लेकिन जब बंगाल की बात आती है तो बीजेपी वही रूल फॉलो करती है जैसे वो गुजरात में आई, यूपी में आई, एमपी में आई, जहां पे भी आना था जिस तरीके से आई। आप मुझे एक जगह बताइए जहां हिंदू मुसलमान किए बगैर आई हो। नहीं तो तो ये जिसका आपने कहे ट्रेडिशन हैं है कि ये है। या इसका मतलब क्या है कि क्या वक्फ कानून जो बीजेपी जिस भी मंशा से लाई है, चाहे वो डिवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लाई हो, लेकिन बंगाल में ये जो फॉर्मूला है बीजेपी का, आप कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगा, किसी भी सूरत में नहीं चलेगा और बीजेपी यहाँ धराशायी हो जाएगी। बिल्कुल नीलू जी, एक बात यह है कि यहाँ पे बंगाल के लोग एक साथ देख रहे हैं। आज अगर मैं गाड़ी से चल रहा हूँ और मेरे साथ यहाँ पे एक ड्राइवर जो है वो अगर मुसलमान बैठा होता है, तो यहाँ पे वो हमसे बंगला में बात कर रहा है, मैं उससे बंगला में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर कोई भी चीज, अगर गाड़ी को रोक लिया जाता है तो मुस्लिम को नहीं, वो जो हिंदू जो पीछे बैठा हुआ है उसको भी अफेक्ट करेगा। पूरा बंगाल इसी तरीके से दो पहिए पे चल रहा है। और जो लोगों को इस बात की समझ नहीं है ना, उनको बंगाल को पहले समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। साहब, बांग्लादेश आपसे यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। आप अभी तक जो यहाँ पे लोग चिल्लाते जा रहे, बहुत आसान है अपने घर पे बैठे, किलोमीटर दूर बैठे बड़ी बड़ी बातें करना। क्या उखाड़ लिया आपने बांग्लादेश में? जब तक वहां पे जो है आपके रिलीजियस नेताओं को सबको जो गिरफ्तार कर लिया जा रहा था, क्या उखाड़ लिया आपने? कुछ नहीं कर पाए आप। और यहाँ पे जब ये बंगाल की बात आती है, अरे दीदी को ये प्रोटेक्ट करना है बाबा, क्यों नहीं समझ में आती है बात को? अगर यहाँ पे आज के दिन में अगर वही भाषा इस्तेमाल की जाए जो बीजेपी सेंटर में बैठ के कर सकती है, तो आज यहाँ बंगाल में तो आग लगी होगी चारों तरफ। आज यहाँ पे मणिपुर की स्थिति खड़ी हो जाएगी। तो ये तो नहीं उनका तो कर्तव्य बनता है कि उसको लॉ एंड ऑर्डर के लिए हर किसी को साथ में लेके चले। नहीं, लेकिन आज ये स्टेटमेंट देकर आज ममता बनर्जी ने पॉलिटिकली क्या साबित कर दिया है आपके हिसाब से? साबित करने की कोई बात नहीं है। पॉलिटिकली ये साबित किया है कि कम से कम उनमें पॉलिटिकल इंटेलेक्ट अभी भी बाकी है, जो सबको साथ में लेके एक विकास का योजना बना रही है। मुंह से तो बोल दिया सबका साथ सबका विकास, किसका साथ किसका विकास? आप हटाइए इस बात को कि मुसलमान और इधर से हटा दीजिए। मैं ऐसा एक बांग्ला भाषी के हिसाब से कह रहा हूँ, मुझे जरा बताइए मेरे प्रदेश को आपने कितना पैसा दिया? जो हम लोग का हिस्सा था वो आपने दिया कि नहीं दिया? मनरेगा का पैसा आप कब से रोके बैठे हुए हैं? ये क्या है? ये जो डबल इंजन की सरकार के नाम पर आपने जो बंदूक तान रखी है देश वालों के ऊपर, आपने वोटर्स को ये कह रखा है कि बाबा जहां पे प्रदेश में भी हम होंगे, केंद्र में भी हम होंगे, वहां का तो हम डेवलपमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। साहब, ये कौन सा डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं ये चीज कहा जाता कि डबल इंजन की सरकार कोई बात नहीं है, ये धमकी है हम लोग के लिए, ये हर एक प्रदेश के लिए धमकी। आप चुनाव से पहले ही आप लोगों को इस बात का लालच दे रहे हैं कि दोनों तरफ होगा तब तो तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। और मत भूलिए जेपी नड्डा ये बात कर्नाटक में क्या कहे थे कि याद रखिएगा अगर वोट नहीं मिला तो क्या होगा। तो ये सारी बातें जो हैं, अगर इस मामले में अगर ममता बनर्जी का ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन अगर वो देखा जाता है तो देखा जाना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं बार बार एक बात कहता हूं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहता कि दीदी ये करके जीत जाएंगी। अगर दीदी ने भैया काम नहीं किया होगा, नहीं जीत पाएंगे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई दूसरा आएगा। लेकिन सवाल ये, क्या तब भी क्या वक्फ का बिल यहाँ पे ये बंगाल के लिए क्या ये वाकई ठीक है? जिन प्रदेशों में मुसलमानों का वो आंकड़े कम आ रहे हैं, वहां तो वहां की सरकार चला ले रही है, बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है नीलू जी, इस बात को हम लोग नहीं ठुकरा सकते। आप बार बार कहते हैं कि बांग्लादेश से लोग अंदर घुस के आ रहे हैं। अरे यहाँ के भी लोग उधर जाते, दोनों तरफ का धंधा चल रहा है अब तक, ये तो अब जाके कांड शुरू हो गया। लेकिन आप लोग तो दोनों तरफ से शेख हसीना को रख के भी बैठे हुए हैं, आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करें। बांग्लादेश के ऊपर ना आपका जोर चल रहा है, चाइना आके वहां पे आप बिल्कुल हमारे बंगाल से मतलब मुश्किल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर वो अपना वो रनवे वहां पे तैयार कर रही है अपने फाइटर प्लेन्स को उतारने के लिए। और आप इस सिचुएशन को सिर्फ वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स के हिसाब से देख रहे हैं, तब तो बहुत दुखद बात है साहब। तब तो जो आदमी इसको देख के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सिर्फ मैसेज देख के चला आ रहा है, उसको इस बात की समझ नहीं है। तो या तो गहराई की समझ रखे तब समझे, और फिर समझे कि यही चीज मणिपुर में होता आ रहा है। जब जब आप किसी को एक को डांटो एक को बांटो ये करेंगे, ये देश ठीक से नहीं चल पाएगा। और इतनी समझ अगर एजुकेटेड पब्लिक को नहीं है तो साहब जो आपके साथ हो रहा है वो सही हो रहा है। नहीं तो शुभांकर, क्या आज एक तरीके से अपना जो पश्चिम बंगाल का किला है
वो क्या ममता बनर्जी ने बचा लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए, बीजेपी कुछ भी कर ले, कोई भी कानून लेकर आए, हम अपने तरह से चलेंगे। क्या आज ये चीज ममता बनर्जी ने साबित की है? ईमानदारी से नहीं पता। किला बच रहा है कि नहीं बच रहा है मुझे नहीं पता, यहाँ की सरकार बच रही कि नहीं बच रही मुझे नहीं पता, एंड आई शुड नॉट बी आंसरिंग दैट। लेट द पब्लिक डू दैट। वो उसका उनका रोल है, पब्लिक का रोल है, पब्लिक करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वक्त का विरोध करना किसी का अधिकार है कि नहीं है। उस बात पर मैं कह सकता हूं कि ये अधिकार में है साहब। अगर ममता दीदी को ये लगता है कि भाई यहाँ पे अपने प्रदेश की जनता को इन चीजों से बचाना है तो वो बचाएंगी। वो अपने प्रदेश के भले के लिए या यहाँ की सिक्योरिटी के लिए जो उनको ठीक लगता है एज अ मुख्यमंत्री वो करेंगी। वो बात की बात है कि सरकार रहेगी, गिरेगी, चलेगी, नहीं चलेगी, वो सब वो चुनाव की बातें हैं। और अगर मैं भी यहाँ पे सीना ठोक के चला जाऊं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब बेकार की बातें नीलू जी। इन सब चीजों में तब तक नहीं पड़ेंगे जब तक बिल्कुल चुनाव पे खड़े ना हो। आज के दिन से ये बात करना, ये मेरा भी जो है मतलब बड़ा मुंह हो जाएगा। और मैं सच बात बताऊं तो मेरे इस बारे में मैं ज्यादा उल्लेख करना भी नहीं चाहता। नहीं, लेकिन शुभाकर, जो ये स्टेटमेंट आज ममता बनर्जी का आया है, ये केवल माइनॉरिटीज के लिए तो नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल को उन्होंने एक तरीके से आज मैसेज दिया है कि भाई हम सबको साथ में लेकर चलेंगे, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, चाहे फिर वो मेजोरिटी जो 70% है उसको लेकर हो। लेकिन उन्होंने क्या ये बात आज नहीं कही कि भाई बॉर्डर स्टेट है, पश्चिम बंगाल सटा हुआ इलाका है कुछ और देशों के साथ, तो एक ऐसे समय में उन्होंने ये भी कहा कि देखिए बॉर्डर पर क्या हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर दिया? ये तो बात मैंने नीलू जी आपके बिना पूछे ये बात मैंने बीच में बता दी कि जब बांग्लादेश आपसे सटा हुआ है, उसकी परेशानी आप जितना ही कहें कि दूसरे देश की समस्या, ऐसा है नहीं। आप खुद कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो एक अनफेंस जो बॉर्डर है, जिसके बीच में फेंसिंग की नहीं गई है, भले ही उसमें जो है दोनों पक्ष जो है, हम बीजेपी पर दोष मढ़ेंगे, बीजेपी हम पर दोष मढ़ेगी। लेकिन हर कोई ये बात जानता है कि भाई अगर मामला बॉर्डर सिक्योरिटी का आता है तो सेंट्रल का बैठता है, वो सेंट्रल के अधीन आता है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अगर ये कह लिया जाए कि भाई हम लोग आंखें मूंद लेते हैं, अरे होगा, अरे हमारा जो बॉर्डर है वहां पे तो मतलब वहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के साथ हम लोग हैं, अरे क्या बात हुआ अगर पश्चिम बंगाल में भी हिंदू मुसलमान राइट। साहब पश्चिम बंगाल में अगर हिंदू मुसलमान राइट हो जाए तो सिर्फ पश्चिम बंगाल का राइट नहीं होगा। इसमें फिर आप ये मत भूलिए कि अगर कोई बांग्लादेशी, आप तो खुद ये बात अगर मैं बीजेपी की मान लेता हूं कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठी है, अगर सबको यही मान लिया जाए तब तो आप सबसे ज्यादा रिस्क में। व्हाई आर यू फॉरगेटिंग दैट। और इसकी जो सुरक्षा है, अपने प्रदेश की जो सुरक्षा, कम से कम ये तो एक मुख्यमंत्री का बनता है या नहीं बनता। अरे चुनाव छोड़ दीजिए साहब, चुनाव अभी साल भर बाकी है, उस समय बात करेंगे कौन हारेगा कौन जीतेगा। लेकिन फिलहाल मणिपुर नहीं बनने दिया जाएगा। ये उनका अगर कमिटमेंट अगर मानते तो कोई गलत नहीं करी, ये मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब बाकी इससे ज्यादा मुझे कहना नहीं चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभाकर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।